गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी डिस्कस द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कल हम लोगों ने बात किया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, उसे कितने पार्ट होते हैं, ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, compound having the same molecular as well as same structural formula but different relative arrangement of atoms and groups in space is called the stereoisomerism and phenomena is known as the stereoisomerism। मतलब कह रहा है कि कंपाउंड जो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रखता है और सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला भी रखता है, लेकिन डिफरेंस कहाँ से होता है कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप के इन ए स्पेस, यानी जो अरेंजमेंट होता है एटम का और ग्रुप्स का, उसमें डिफरेंट होता है। तो इसकी वजह से इसको कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो इस तरीके से हमारा आइसोमेरिज्म का अकाउंट कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम आज स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। कि रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है और उसके कॉन्सेप्ट क्या क्या है। तो देखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म को आप ऐसे समझ सकते हो कि ऑल स्टेप्स विच इन्वॉल्व इनिशियल टू फाइनल, यानी कि रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट तक रिएक्शन को कंप्लीट होने में जितने स्टेप्स कंप्लीट होते हैं, उन सारे स्टेप्स को कंबाइन कर दें तो मैकेनिज्म होती है। आप ऐसे कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए कह सकते हैं, कुकिंग आपने देखा है तो कुकिंग इज़ अ प्रोसेस, यानी कि खाना बनाने शुरू से लेकर जब तक खाना बन नहीं जाता तो सारे स्टेप्स को कंबाइन क्या कहते हैं, कुकिंग कहते हैं। ठीक है, उसमें सारे स्टेप्स आ जाते हैं। उसी तरीके से जब हमारा रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है किसी रिएक्शन में, जितने स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे उन सारे स्टेप्स को कंबाइनली हम कह दें तो उसको कहेंगे मैकेनिज्म। जैसे हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसको सबस्ट्रेट कहेंगे। जब इस पर कोई अटैकिंग रीजेंट अटैक करता है और इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, तो इंटरमीडिएट के बाद ये क्या होता है, बाई प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट में ये डिवाइड हो जाता है। मेन प्रोडक्ट का मतलब कि जो मेजर अमाउंट में होता है, और बाई प्रोडक्ट का मतलब जो लेस अमाउंट में होता है। तो इस तरीके से हम अपने ऑर्गेनिक मैकेनिज्म को देख सकते हैं। अब देखिए आगे, a sequential account of each step describing details of electron movements, change in enthalpy during bond cleavage and bond formation of new bond and formation of intermediate leading to the formation of product and byproduct is called the mechanism of reaction। ये कह रहा है सिक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप, हर स्टेप्स का एक सीक्वेंस होता है, तो सारे सीक्वेंस को देखेंगे और क्या देखेंगे, डिस्क्राइबिंग डिटेल ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स, कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट्स कैसे होता है, चेंज इन इंथैल्पी ड्यूरिंग द बॉन्ड क्लीवेज, कि जब बॉन्ड ब्रेक करता है तो इंथैल्पी कैसे चेंज होती है, एंड बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, और नए बॉन्ड फॉर्मेशन में इंथैल्पी क्या चेंज होती है। ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट लीडिंग टू द फॉर्म a sequential of account of each step describing details of electron movements, change in enthalpy during the bond cleavage and bond formation of new bond and formation of intermediate leading to the formation of product and byproduct is called the mechanism of reaction। तो रिएक्शंस के होने में चाहे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो, चाहे बॉन्ड क्लीवेज हो, चाहे बॉन्ड फॉर्मेशन हो, चाहे इंटरमीडिएट फॉर्म होता हो और प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट बनता है, इन सारे स्टेप्स की जो डिस्क्रिप्शंस मिलती है वो मैकेनिज्म में ही आपको मिलती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि फिशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, कि कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कैसे करता है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कैसे करता है। तो इस पर हम देखेंगे कि फिशन ऑफ बॉन्ड, फिशन का मतलब क्लीवेज, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कैसे करता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्लीवेज आइदर बाय होमोलिटिक क्लीवेज और हेट्रोलिटिक क्लीवेज, कि जो हमारा फिशन ऑफ बॉन्ड ये दो टाइप का है, कि हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन और होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंस और होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, तो हम एक एक करके देखेंगे कि हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होता है।
हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होता है? इसको अनसिमेट्रिकल फिशन भी कहते हैं, यानी हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन को अनसिमेट्रिकल फिशन भी कहते हैं। इन दिस क्लीवेज cations and anions are formed. The bond break in such a fashion. कह रहे हैं कि इन दिस क्लीवेज cations and anions are formed. The bond breaks in such a fashion that shared electron pair remains with the more electronegative atoms. The atoms which gains the shared electron pair acquires negative charge. Negative charge and arrow points towards this atom, and atoms which lose the shared electron pairs acquires positive charge. अब इस पे कह रहा है कि जब हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है, इसमें बॉन्ड जो ब्रेक करता है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट्स किधर होता है? जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है। अब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शेयर करता खींचता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से उस पर क्या होता है? निगेटिवली चार्ज आता है, और फिर दूसरे यानी रेडिकल पे दूसरे एटम्स पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। यहाँ पे देखिए एक रेडिकल है, ये हमारे पास देखिए ब्रोमीन एल्काइल हैलाइड है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन की कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, तो ये निगेटिवली चार्ज, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से देखिए CH3+ और Br- बन जाएगा। अब इन दोनों पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अनइक्वल होता है, यानी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई बोलते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। कि जब बॉन्ड ब्रेक करता है और दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। अब है होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। होमोलिटिक बॉन्ड फिशन का मतलब होता है सिमेट्रिकल फिशन। यानी क्या होता है? सिमेट्रिकल फिशन, यानी जब इसमें बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इन दिस cleavage, the bond breaks in a such fashion that each atom takes away one electron of the shared pair. Thus, movement of single electron takes place instead of an electron pair. अब इसमें कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के बजाय इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर हमारे पास ये एल्किल हैलाइड है और ये ब्रेक कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, यानी ये हमारा जो बना ये फ्री रेडिकल हमारा बनेगा। यानी हेट्रोलिटिक होमोलिटिक बॉन्ड फिशन में आपका फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग। तो जो न्यूक्लियस लविंग होगा वो इलेक्ट्रॉन हेटिंग होगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिंग्स मतलब न्यूक्लियस को लव करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को हेट करेगा। तो क्या होता है देखिए, अब न्यूक्लियस लविंग का न्यूक्लियस पे क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो जितने भी तुम्हारे न्यूक्लियोफाइल्स होंगे ये निगेटिवली चार्ज होंगे या न्यूट्रल होंगे। तो न्यूक्लियोफाइल्स देखते हैं। दे आर न्यूक्लियस लविंग केमिकल स्पीसीज एंड आर इलेक्ट्रॉन रिच। दे आर आइदर एनाइंस और न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग एट लीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दे अटैक द कैटायंस एंड रिपेल निगेटिव चार्ज स्पीसीज। ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियस लविंग, इसका मतलब क्या? निगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं और इनके पास कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है, और ये कैटायंस पे क्या करते हैं? अटैक करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं और निगेटिवली चार्ज को रिपल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे H-, OH-, Cn-, Cl-, etc। ये जितने भी हैं सारे क्या हैं आपके? ये न्यूक्लियोफाइल्स हैं। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रोफाइल्स। तो दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। दे कंटेन एन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज। ये इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। क्या होते हैं?
इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को पसंद करते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन को पसंद करते हैं इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पर निगेटिवली चार्ज है। तो जब इलेक्ट्रॉन पर निगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिवली चार्ज एटम और स्पीसीज को क्या करेंगे, ये लाइक करेंगे। तो दे इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज दे कंटेन एन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट एटम, जैसे H+ आयन, H3O+, NO2, BF3, Al3। तो या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या न्यूट्रल स्पीसीज होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन, कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कैसे करता है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन इज शोन by curved arrow notation. The curved arrow start from the points from where electron pairs is shifted and ends at the location where electron pair moves. अब इसमें दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ मूव कर रहा है। अगर मान लीजिए हमारे पास डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड से ये सिंगल बॉन्ड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ मूव कर जाएगा स्टेबिलिटी के लिए। फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट बॉन्ड, कि अगर पाई बॉन्ड हो तो एडजेसेंट बॉन्ड की तरफ ये मूव कर जाएगा। दूसरा क्या है कि अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है, तब भी डबल बॉन्ड है तो ये शिफ्ट हो जाएगा एटम्स के पास, यानी फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट एटम। अगर पाई बॉन्ड है तो क्या पे ये एटम्स की तरफ अगर मूव कर जाएगा तो यहाँ पे क्या होंगे, लोन पेयर दोनों जगह सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे। ये सिंगल डबल सिंगल और ये लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा। और अगर मान लीजिए सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो लोन पेयर शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ सिंगल है, ये देखिए डबल बॉन्ड फ्रॉम एटम टू एडजेसेंट बॉन्ड। इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका या रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट्स होता है और बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। ठीक है, तो अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, कि जब इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस किया जाता है तो कोवेलेंट बॉन्ड पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसमें बहुत सारे इफेक्ट हमको पढ़ने हैं। तो उनमें से एक इफेक्ट है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम आई इफेक्ट भी कहते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो अब देखिए इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन along to carbon contained due to presence of an atom or groups of different electronegativity is called the inductive effect. ये परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन का होता है along किधर, कार्बन कंटेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है तो हमारा सिग्मा इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो जाता है जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इसी को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, दूसरे को बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट देखें क्या है, इलेक्ट्रॉन विथ इन द ग्रुप इन माइनस आई इफेक्ट द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच टू द इंड ऑफ कार्बन चेन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अब कह रहा है कि अगर कार्बन के इंड में अगर कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच है तो क्या है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है तो इसको हम बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। जैसे यहाँ पर देखिए कार्बन और हेलोजन है तो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा कार्बन की मिलती है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ये आपका क्या, माइनस आई इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट ऑफ द सम एटम्स ग्रुप ऑफ डिक्रीजेस। अब देखो पहले नाइट्रो ग्रुप है, साइनाइड है, एसिड है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये कुछ ग्रुप्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर दिए गए हैं आपको। इसके बाद आपका है प्लस आई इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। इन प्लस आई इफेक्ट द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम अटैच टू द कार्बन चेन इन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो इस तरीके से हम लोग देखा प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट हम लोगों ने देखा, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा इंडक्टिव इफेक्ट, आइसोमेरिज्म कंप्लीट किया और बॉन्ड फिशन देखा, इतनी चीज़ें देखा। अब बाकी जो देखेंगे
वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।